चलिए हम देखते हैं साइंस के एनसीईआरटी क्लास 10 के 7 चैप्टर है। चैप्टर का नाम है जीव जनन कैसे करते हैं। जीवों के जनन की क्रिया विधि पर चर्चा करने से पूर्व आइए हम एक मूलभूत प्रश्न करते हैं कि जीव जनन क्यों करते हैं। वास्तव में पोषण, श्वसन तथा उत्सर्जन जैसे आवश्यक जैव प्रक्रमों की तुलना में किसी जीव को जीवित रहने के लिए जनन आवश्यक नहीं है। दूसरे ओर जीव को संतति उत्पन्न करने के लिए अत्यधिक ऊर्जा व्यय करनी पड़ती है। फिर जीव और प्रक्रम में अपनी ऊर्जा व्यय क्यों करें जो उसके जीवित रहने के लिए आवश्यक नहीं है। कक्षा में इस प्रश्न के संभावित उत्तर खोजना अत्यंत रोचक होगा। इस प्रश्न का जो भी उत्तर हो, परंतु यह स्पष्ट है कि हमें विभिन्न जीव इसलिए दृष्टिगोचर होते हैं क्योंकि वे जनन करते हैं। यदि वह जीव एकल होता तथा कोई भी जनन द्वारा अपने सदृश जीव उत्पन्न नहीं करता तो संभव है कि हमें उनके अस्तित्व का पता नहीं चलता। किसी प्रजाति में पाए जाने वाले जीवों की विशाल संख्या ही हमें उसके अस्तित्व का ज्ञान कराती है। हमें कैसे पता चलता है कि दो जीव एक ही प्रजाति के सदस्य हैं। सामान्यतः हम ऐसे इसलिए कहते हैं क्योंकि वे एक समान दिखाई देते हैं। अतः जनन करने वाले जीव संतति का सृजन करते हैं जो बहुत सीमा तक उनके समान दिखते हैं। देखते हैं क्या जीव पूर्णतः अपनी प्रकृति का सृजन करते हैं। विभिन्न जीवों की अभिकल्प आकार एवं आकृति समान होने के कारण ही वे सदृश प्रतीत होते हैं। शरीर का अभिकल्प समान होने के लिए उनका ब्लूप्रिंट भी समान होना चाहिए। अतः हमें आधारभूत स्तर पर जनन जीव के अभिकल्प का ब्लूप्रिंट तैयार करता है। क्लास 9 में आप पढ़ चुके हैं कि कोशिका के केंद्रक में पाए जाने वाले गुणसूत्रों में डीएनए के अणुओं में आनुवांशिक गुणों का संदेश होता है जो जनक से संतति पीढ़ी में जाता है। कोशिका के केंद्रक में डीएनए में प्रोटीन संश्लेषण हेतु सूचना निहित होती है। इस संदेश के भिन्न होने की अवस्था में बनने वाली प्रोटीन भी भिन्न होती है। विभिन्न प्रोटीन के कारण अंततः शारीरिक अभिकल्प में भी विविधता होती है। अतः जनन की मूल घटना डीएनए की प्रकृति बनाता है और डीएनए की प्रतिकूल बनने के लिए कोशिकाएं विभिन्न रासायनिक क्रियाओं का उपयोग करती है। जनन कोशिका में इस प्रकार डीएनए की दो प्रकृतियां बनती है तथा उनका एक दूसरे से अलग होना आवश्यक है, परंतु डीएनए की एक प्रतिकूल मूल कोशिका में रखकर दूसरी प्रतिकूल को उससे बाहर निकाल देने में काम नहीं चलेगा, क्योंकि दूसरी प्रतिकूल के पास जैव प्रक्रमों के अनुरक्षण हेतु संगठित कोशिकाएं संरचना तो नहीं होगी। इसलिए डीएनए की प्रतिकृति बनने के साथ साथ दूसरी कोशिकीय संरचनाओं का सृजन भी होता रहता है। इसके बाद डीएनए की प्रतिकृतियां विलय हो जाती है। परिणामतः एक कोशिका विभाजित होकर दो कोशिकाएं बनाती है। यह दोनों कोशिकाएं यद्यपि एक समान है, परंतु क्या वे पूर्ण रूपेण समरूप है। इस प्रश्न का उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि प्रतिकृति की प्रक्रियाएं कितनी यथार्थता से संपादित होती है। कोई भी जैव रासायनिक प्रतिक्रिया पूर्ण रूपेण विश्वसनीय नहीं होता। अतः यह निक्षेपित है कि डीएनए प्रतिकृति की प्रक्रिया में कुछ विभिन्नताएं पाएगी। परिणामतः बनने वाले डीएनए प्रतिकृतियां एक समान तो होगी, परंतु मौलिक डीएनए का समरूप नहीं होगी। हो सकता है कुछ विभिन्नताएं इतनी उग्र हो कि डीएनए की नई प्रतिकृतियां अपनी कोशिकीय संगठन के साथ समायोजित नहीं हो पाए। इस प्रकार की संतति कोशिका मर जाती है। दूसरी ओर डीएनए प्रतिकृति के अनेक भिन्नताएं इतनी उग्र नहीं होती, अतः संतति कोशिकाएं समान होते हुए भी किसी न किसी रूप में एक दूसरे से भिन्न होती है। जनन में होने वाली यह विभिन्नताएं जैव विकास का आधार है, जिसकी चर्चा हम अगले अध्याय में करेंगे। देखते हैं विभिन्नता का महत्व देखते हैं। अपनी जनन क्षमता का उपयोग कर जीवों की समष्टि परितंत्र में स्थान अथवा निकेत ग्रहण करते हैं। जनन के दौरान डीएनए प्रतिकृति का अभिरोध जीव की शारीरिक संरचना एवं डिजाइन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो उसे विशिष्ट निकेत के योग बनाती है। अतः किसी प्रजाति यानी स्पीसीज की समष्टि के अस्थायित्व का संबंध जनन से है, परंतु निकेत में अनेक परिवर्तन आ सकते हैं जो जीवों
जीवों के नियंत्रण से बाहर है। पृथ्वी पर ताप कम या अधिक हो सकता है। जल स्तर में परिवर्तन अथवा किसी उल्कापिंड का टकराना उसके कुछ उदाहरण है। यदि एक समष्टि अपने निकेत के अनुकूल है तथा निकेत में कुछ उग्र परिवर्तन आते हैं तो ऐसी अवस्था में समष्टि का समूल विनाश भी संभव है। परंतु यदि समष्टि के जीवों में कुछ विभिन्नताएं होगी तो उनके जीवित रहने की कुछ संभावना है। यदि शीतोष्ण जल में पाए जाने वाले जीवाणु की कोई समष्टि है तथा वैश्विक उष्मीकरण के कारण जल का ताप बढ़ जाता है तो अधिकतर जीवाणु व्यष्टि मर जाते हैं, यानी जीव मर जाते हैं, परंतु उष्ण प्रतिरोधी क्षमता वाले कुछ परिवर्त ही जीवित रहते हैं तथा वृद्धि करते हैं। अतः विभिन्नताएं स्पीसीज के उत्तरजीविता बनाए रखने में उपयोगी हैं। प्रश्न है डीएनए प्रतिकृति का प्रजनन में क्या महत्व है, और दूसरा है जीवों में विभिन्नताएं स्पीसीज के लिए दो लाभ जीवों में विभिन्नताएं स्पीसीज के लिए तो लाभदायक है परंतु जीवों के लिए आवश्यक नहीं है, क्यों। उसके बाद देखते हैं एकल जीवों में प्रजनन की विधि देखें, क्रियाकलाप देखें। 100 ml जल में लगभग 10 ग्राम चीनी को घोलिए और एक परखनली में इस विलयन का 20 ml लेकर उसमें एक चुटकी ईस्ट पाउडर मिलाइए और परखनली के मुख को रुई से ढककर किसी गर्म स्थान पर रखिए और 1 या 2 घंटा पश्चात परखनली से ईस्ट संवर्ध की एक बूंद स्लाइड पर लेकर उस पर कवर स्लीप रखिए और सूक्ष्मदर्शी की सहायता से स्लाइड का परीक्षण के लिए दूसरा क्रियाकलाप है डबल रोटी के एक टुकड़े को जल में भिगोकर ठंडे नम तथा अंधेरे स्थान पर रखिए और आवर्धक लेंस की सहायता से स्लाइड की सतह पर निरीक्षण कीजिए और अपने एक सप्ताह के परीक्षण कॉपी में रिकॉर्ड कीजिए। ईस्ट की वृद्धि एक दूसरे क्रियाकलाप में कवर की वृद्धि के तरीके की तुलना कीजिए तथा ज्ञात कीजिए कि इनमें क्या अंतर है। इसे चर्चा के बाद कि जनन किस प्रकार कार्य करता है, आइए हम जानें कि विभिन्न जीव वास्तव में किस प्रकार जनन करते हैं। विभिन्न जीवों के जनन की विधि उनके शारीरिक अभिकल्प पर निर्भर करती है। विखंडन देखें, एक कोशीय जीवों में कोशिका विभाजन अथवा विखंडन द्वारा नए जीवों की उत्पत्ति होती है। विखंडन के अनेक तरीके प्रेक्षित किए हैं। अनेक जीवाणु तथा प्रोटोजोआ की कोशिका विभाजन द्वारा सामान्यतः 2 बराबर भागों में विभक्त हो जाती है। अमीबा जैसे जीवों में कोशिका विभाजन किसी भी तल से हो सकती है। क्रियाकलाप देखें, अमीबा की अस्थायी स्लाइड का सूक्ष्मदर्शी की सहायता से परीक्षण कीजिए और इस प्रकार अमीबा की द्विखंडन की अस्थायी स्लाइड का परीक्षण कीजिए। अब दोनों स्लाइडों की तुलना कीजिए। परंतु कुछ एक कोशीय जीवों में शारीरिक संरचना अधिक संगठित होती है। उदाहरण के लिए कालाजार के रोगारू लेशमानिया में कोशिका के एक सिरे पर कोरे के समान सूक्ष्म संरचना होती है। ऐसे जीवों में द्विखंडन एक निर्धारित तल से होता है। मलेरिया परजीवी प्लेटजोहोमिडिया जैसे अन्य एक कोशिकीय जीव एक साथ अनेक संतति कोशिकाओं के विभाजित हो जाते हैं, जिसे बहुखंडन कहते हैं। दूसरी ओर ईस्ट कोशिका से छोटे मुकुल उभर कर कोशिका से अलग हो जाते हैं तथा स्वतंत्र रूप से वृद्धि करते हैं, जैसा कि हम क्रियाकलाप 7.1 में देख चुके हैं। फिर क्रियाकलाप 7.4 देखें तो किसी झील अथवा तालाब जिनका जल गहरा हरा दिखाई देता हो और जिसमें तंतु के समान संरचना हो, उससे कुछ जल एकत्र कीजिए और एक स्लाइड पर 1 अथवा 2 तंतु रखिए और इन तंतुओं पर ग्लिसरीन के एक बूंद डालकर कवर स्लिट पर ढक लीजिए और सूक्ष्मदर्शी के नीचे स्लाइड का परीक्षण कीजिए। क्या आप स्पाइरोगाइरा तंतुओं में विभिन्न ऊतक पहचान सकते हैं। सरल संरचना वाले बहुकोशिकीय जीवों में जनन की सरल विधि कार्य करती है। उदाहरण के लिए स्पाइरोगाइरा सामान्यतः विकसित होकर छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाती है। यह टुकड़े अथवा खंड वृद्धि कर नए जीव में विकसित हो जाते हैं। क्रियाकलाप 7.4 के परीक्षण के आधार पर क्या हम इसका कारण खोज सकते हैं, परंतु यह सभी बहुकोशिकीय जीवों के लिए सत्य नहीं है। वे सरल रूप से कोशिका विभाजित नहीं करते। ऐसा क्यों? इसका कारण यह है कि अधिकतर बहुकोशिकीय जीव विभिन्न कोशिकाओं का समूह मात्र ही नहीं, विशेष कार्य हेतु विशिष्ट कोशिकाएं संगठित होकर ऊतक का निर्माण करती है तथा ऊतक संगठित होकर अंग बनाते हैं। शरीर में इनकी स्थिति ही
स्थिति भी निश्चित होती है। ऐसी सजग व्यवस्थित परिस्थिति में कोशिका दर कोशिका विभाजन अव्यावहारिक है, अतः बहुकोशिकीय जीवों को जनन के लिए अपेक्षाकृत अधिक जटिल विधि की आवश्यकता होती है। बहुकोशिकीय जीवों द्वारा प्रयुक्त एक सामान्य यकृति द्वारा यकृत यह है कि विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं विशिष्ट कार्य के लिए दक्ष होती है। इस सामान्य व्यवस्था का परिपालन करते हुए इस प्रकार के जीवों में जनन के लिए विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं होती है। क्या जीव अनेक प्रकार की कोशिकाओं का बना होता है? इसका उत्तर है कि जीवों में कुछ ऐसी कोशिकाएं होनी चाहिए जिसमें वृद्धि क्रम, प्रसारण तथा उचित परिस्थिति में विशेष प्रकार की कोशिकाएं बनाने की क्षमता हो। और उसके बाद पुनर्जनन देखें तो पूर्ण रूपेण विभेदित जीवों में अपने कायिक भाग से नए जीवों के निर्माण की दक्षता होती है। अर्थात यदि किसी एक कारणवश जीव छत विछत हो जाता है अथवा कुछ टुकड़ों में टूट जाता है तो इसके अनेक टुकड़े वृद्धि कर नए जीवों में विकसित हो जाते हैं। उदाहरण के लिए हाइड्रा तथा प्लेनेरिया जैसे सरल प्रणालियों को यदि कई टुकड़ों में काट दिया जाता है तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पुनर्जीव का निर्माण कर देता है। यह पुनरुद्भवन कहलाता है, यानी पुनर्जनन कहलाता है। और पुनर्जनन विशिष्ट कोशिकाओं द्वारा संपादित होते हैं और इन कोशिकाओं के क्रम प्रसारण से अनेक कोशिकाएं बन जाती है। कोशिकाओं के इस समूह से परिवर्तन के दौरान विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं एवं ऊतक बनते हैं। यह परिवर्तन बहुत व्यवस्थित रूप पर क्रम में होता है जिसे परिवर्धन कहते हैं, परंतु पुनर्उद्भवन जनन के समान नहीं है, यानी पुनर्जनन जनन के समान नहीं है। इसका मुख्य कारण यह है कि प्रत्येक जीव के किसी भी भाग को काटकर सामान्यतः नया जीव उत्पन्न नहीं होता। मुकुलन देखें, हाइड्रा जैसे कुछ प्राणी पुनर्जनन की क्षमता वाली कोशिकाओं का उपयोग मुकुलन के लिए करते हैं। हाइड्रा में कोशिकाओं के नियमित विभाजन के कारण एक स्थान पर उभरा विकसित हो जाता है। यह उभरा यानी मुकुल वृद्धि करता हुआ नन्हे जीवों में बदल जाता है तथा पूर्ण विकसित होकर जनन से अलग होकर स्वतंत्र जीव बन जाता है। कायिक प्रवर्धन देखें, ऐसे बहुत से पौधे हैं जिनमें कुछ भाग जैसे जड़, तना तथा पत्तियां उपयुक्त परिस्थितियों में विकसित होकर एक नया पौधा उत्पन्न करते हैं। अधिकतर जंतुओं के विपरीत एकल पौधे इस क्षमता का उपयोग जनन की वृद्धि के रूप में करते हैं। परतन कमल अथवा रोपण जैसी कायिक प्रवर्धन की तकनीकी का उपयोग कृषि में भी किया जाता है। गन्ना, गुलाब अथवा अंगूर इसके कुछ उदाहरण है। कायिक प्रवर्धन द्वारा उगाए पौधों में बीज द्वारा उगाए पौधों की अपेक्षा पुष्प एवं फल कम समय में लगने लगते हैं और यह पद्धति केला, संतरा, गुलाब एवं चमेली जैसे अन्य पौधों को उगाने के लिए उपयोगी है जो बीज उत्पन्न करने की क्षमता खो चुके हैं। कायिक प्रवर्धन का दूसरा भाग यह भी है कि इस प्रकार उत्पन्न सभी पौधे आनुवंशिक रूप से जनन पौधे के समान होते हैं। क्रियाकलाप देखें, एक आलू लेकर उसकी सतह का निरीक्षण कीजिए। क्या इसमें कुछ गर्त दिखाई देते हैं? आलू को छोटे छोटे टुकड़े में इस प्रकार काटिए कि कुछ में तो यह गर्त हो और कुछ में न हो। और एक ट्रे में रूई की पतली परत बिछाकर उसे गीला कीजिए और गर्त वाले टुकड़े को एक ओर तथा बिना गर्त वाले टुकड़े को दूसरी ओर रख लीजिए और अगले कुछ दिनों तक इन टुकड़ों में होने वाले परिवर्तनों का परीक्षण कीजिए। ध्यान दीजिए कि रूई में नमी बने रहे और वे कौन से टुकड़े हैं जिनमें से रूह तथा जड़ विकसित हो रहे हैं। इसी तरह बायोफिल्म की पत्तियों की कोर पर कुछ कलिकाएं विकसित होकर मृदा में गिर जाती है तथा नए पौधे में विकसित हो जाती है। क्रियाकलाप 7.6 देखें तो एक मनी प्लांट लीजिए और इसे कुछ टुकड़ों में इस प्रकार काटिए कि प्रत्येक में कम से कम एक पत्ती अवश्य हो और दो पत्तियों के मध्य वाले भाग के कुछ टुकड़े काटिए और सभी टुकड़ों के एक सिरे को जल में डुबो कर रखिए तथा अगले कुछ दिनों तक उनका अवलोकन कीजिए। कौन से टुकड़ों में वृद्धि होता है तथा नई पत्तियां निकलती है। आप अपने परीक्षणों से क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं?
महत्वपूर्ण तथ्य देखें तो ऊतक संवर्धन देखें। ऊतक संवर्धन तकनीक में पौधे के ऊतक अथवा उसकी कोशिकाओं को पौधे के शीर्ष के वर्धमान भाग में पृथक कर नए पौधे उगाए जाते हैं। इन कोशिकाओं को कृत्रिम पोषक माध्यम में रखा जाता है जिससे कोशिकाएं विभाजित होकर अनेक कोशिकाओं को छोटा समूह बनती है, जिससे कैलस कहते हैं। कैलस को वृद्धि एवं विभेदन के हार्मोन युक्त एक अन्य माध्यम से स्थानांतरित करते हैं। पौधे को फिर मिट्टी में रूप देते हैं जिससे कि वे वृद्धि कर विकसित पौधे बन जाते हैं। और ऊतक संवर्धन तकनीक द्वारा किसी एकल पौधे से अनेक पौधे संक्रमण युक्त परिस्थितियों में उत्पन्न किए जा सकते हैं। और इस तकनीक का उपयोग सामान्यतः सजावटी पौधे के संवर्धन में किया जाता है। बीजाणु समासंघ देखें। अनेक सरल बहुकोशिकीय जीवों में भी विशिष्ट जनन संरचनाएं पाई जाती है। क्रियाकलाप 7.2 में ब्रेड पर धागे के समान कुछ संरचनाएं विकसित हुई थी। यह राइजोपर्स का कवक जाल है और ये जनन के भाग नहीं है, परंतु ऊर्ध्व तंतुओं पर सूक्ष्म गुच्छ यानी गोल संरचनाएं जनन में भाग लेती है। ये गुच्छ बीजाणुधानी है जिसमें विशेष कोशिकाएं अथवा जीवाणु पाए जाते हैं और जिसे चित्र में भी यहाँ दिया गया है। और उसके बाद यह बीजाणु वृद्धि करके राइजोपर्स के नए जीव उत्पन्न करते हैं। बीजाणु के चारों ओर एक मोटी भित्ति होती है जो प्रतिकूल परिस्थितियों में उसे की रक्षा करती है और नम सतह के संपर्क में आने पर वह वृद्धि करने लगती है। अब तक जनन की जिन विधियों की हमने चर्चा की उन सभी में नई पीढ़ी का सृजन केवल एकल जीव द्वारा होता है। इसे अलैंगिक जनन कहते हैं। उसके बाद लैंगिक जनन क्या है उसके बारे में देखें तो जब जनन की उस विधि से भी परिचित हैं जिसमें नई संतति उत्पन्न होने हेतु विशिष्ट एकल जीवों की भागीदारी होती है। न तो एकल बैल संतति बछड़ा पैदा कर सकता है और न ही एकल मुर्गी से एक चूजे उत्पन्न हो सकता है। जैसे जीवों में नवीन संतति उत्पन्न करने के लिए नर एवं मादा दोनों लिंगों की आवश्यकता होती है। इस लैंगिक जनन की सार्थकता क्या है? क्या अलैंगिक जनन की कुछ सीमाएं हैं जिनकी चर्चा हम ऊपर कर चुके हैं। लैंगिक जनन प्रणाली की ओर देखते हैं तो एकल यानी पैतृक कोशिका से दो संतति कोशिकाओं के बनने में डीएनए की प्रतिकृति बनना एवं कोशिकीय संगठन दोनों ही आवश्यक हैं। जैसे कि हम जान चुके हैं कि डीएनए प्रतिकृति की तकनीक पूर्णतः यथार्थ नहीं है, परिणामी त्रुटियां जीव की समष्टि में विभिन्नताएं का स्रोत है। जीव की प्रत्येक व्यष्टि विभिन्नताओं द्वारा संरक्षित नहीं हो सकती, परंतु स्पीशीज की समष्टि में पाई जाने वाली विभिन्नताएं उस स्पीशीज के अस्तित्व को बनाए रखने में सहायक है। अतः जीवों में जनन की कोई ऐसी विधि अधिक सार्थक होगी जिसमें अधिक विभिन्नताएं उत्पन्न हो सके। यद्यपि डीएनए प्रतिकृति की प्रणाली पूर्ण रूपेण यथार्थ नहीं है, वह इतनी परिशुद्ध अवश्य है जिसमें विभिन्नताएं अत्यंत धीमी गति से उत्पन्न होती है। यदि डीएनए प्रतिकृति की क्रियाकलाप कम परिशुद्ध होती है तो बनने वाले डीएनए प्रतिकृतियां कोशिकीय संरचना के साथ सामंजस्य नहीं रख पाती, परिणामतः कोशिका की मृत्यु हो जाती है। अतः परिवर्तन उत्पन्न करने के प्रक्रम को किस प्रकार गति की जा सकती है? प्रत्येक डीएनए प्रतिकृति में नई विभिन्नताएं के साथ साथ पूर्व पीढ़ियों की विभिन्नताएं भी संग्रहित हो जाती है। अतः समष्टि के दो जीवों में संग्रहित विभिन्नताओं के पैटर्न भी काफी भिन्न होती है, क्योंकि यह सभी विभिन्नताएं जीवित व्यष्टि में यानी जीवों में पाई जाती है और अतः यह सुनिश्चित है कि यह विभिन्नताएं हानिकारक है। दो अथवा अधिक एकल जीवों के विभिन्नताओं के संयोजन से विभिन्नताओं के नए संयोजन उत्पन्न होंगे, क्योंकि इस प्रक्रम में दो विभिन्न जीव भाग लेते हैं। अतः प्रत्येक संयोजन अपने आप में अनोखा होगा। लैंगिक जनन में दो भिन्न जीवों में प्राप्त डीएनए को समाहित किया जाता है, परंतु
इससे एक और समस्या पैदा हो जाती है। यदि संतति पीढ़ी में जनन जीवों के डीएनए का युग्म होता रहे तो प्रत्येक पीढ़ी में डीएनए की मात्रा पूर्व पीढ़ी की अपेक्षा दुगुनी होती जाएगी। इससे डीएनए द्वारा कोशिकीय संगठन का नियंत्रण टूटने की अत्यधिक संभावना है। और इस समस्या के समाधान के लिए हम कितने तरीके सोच सकते हैं। हम पहले ही जान चुके हैं कि जैसे जैसे जीवों की जटिलता बढ़ती जाती है वैसे वैसे ऊतकों की समष्टि बढ़ती जाती है। और उपयुक्त समस्या का समाधान जीवों ने इस प्रकार खोजा है जिसमें विशिष्ट अंगों में कुछ प्रत्येक प्रकार की कोशिकाओं की परत होती है, जिनमें जीव की कायिक कोशिकाओं की अपेक्षा गुणसूत्र की संख्या आधी होती है तथा डीएनए की मात्रा भी आधी होती है। यह कोशिका विभाजन की प्रतिक्रिया, जिसे अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं, इसके द्वारा प्राप्त किया जाता है। अतः दो भिन्न जीवों की यह युग्म कोशिकाएं लैंगिक जनन में युग्म द्वारा युग्मज बनाती है, जो तो संतति में गुणसूत्र की संख्या एवं डीएनए की मात्रा अनुस्थापित हो जाती है। और यदि युग्मज वृद्धि एवं परिवर्धन द्वारा नए जीव में विकसित होता है तो इसमें ऊर्जा का भंडार भी पर्याप्त होना चाहिए। अति सरल संरचना वाले जीवों में प्रायः दो जनन कोशिकाओं की आकृति एवं आकार में विशेष अंतर नहीं होता है, अथवा वे समाकृति भी हो सकते हैं, परंतु जैसे ही एक शारीरिक डिजाइन अधिक जटिल होता है, जनन कोशिकाएं भी विशिष्ट हो जाती है। एक जनन कोशिका अपेक्षाकृत बड़ी होती है और एवं उसमें भोजन का पर्याप्त भंडार भी होता है, जबकि दूसरी अपेक्षाकृत छोटी एवं अधिक गतिशील होती है। गतिशील जनन कोशिका को नर युग्मक तथा जिन जनन कोशिका में भोजन को भंडारण संचरित होता है उसे मादा युग्मक कहते हैं। पहले कुछ अनुभागों में हम देखेंगे कि इन दो प्रकार के युग्मों के सृजन की आवश्यकता ने नर एवं मादा जनकों में यानी जनकों में विभेद उत्पन्न किए हैं तथा कुछ जीवों में नर एवं मादा में शारीरिक अंतर भी स्पष्ट दृष्टिगोचर करते हैं। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन देखें। आवृत जीवों के जननांग पुष्प में अवशिष्ट होते हैं। आप पुष्प के विभिन्न भागों के विषय में पहले ही पढ़ चुके हैं। बाह्य दल यानी पंखुड़ी, पुकेसर एवं स्त्री केसर, पुकेसर एवं स्त्री केसर पुष्प के भाग जनन भाग है और जिनमें जनन कोशिकाएं होती है। पंखुड़ी एवं बाह्य दल के क्या कार्य हो सकते हैं? जब पुष्प में पुकेसर अथवा स्त्री केसर में से कोई एक जननांग उपस्थित होता है तो पुष्प एक ही लिंग यानी पपीता तरबूजा कहलाता है। जब पुष्प में एक लिंग कहलाता है, इसमें तरबूजा और पपीता है। और जब पुष्प में पुकेसर एवं स्त्री केसर दोनों उपस्थित होते हैं, जैसे गुड़हल सरसों, तो उन्हें उभय लिंग पुष्प कहते हैं। और पुकेसर नर जननांग है तो उसे परागकण बनाते हैं। परागकण सामान्यतः पीले हो सकते हैं। और पहले आपने देखा होगा कि जब आप किसी पुष्प के पुकेसन को छूते हैं तब हाथ में एक पीला पाउडर लग जाता है और स्त्री केसर पुष्प के केंद्र में अवस्थित होता है तथा यह पुष्प का मादा जननांग है और यह 3 भागों में बना होता है। आधार पर उभरा फूला भाग अंडाशय है, मध्य में लंबा भाग वर्तिका है तथा शीर्ष भाग वर्तिकाग्र है जो प्राय चिपचिपा होता है। अंडाशय में बीजांड होते हैं तथा प्रत्येक बीजांड में एक अंड कोशिका होती है। परागकण द्वारा उत्पादित नर युग्म अंडाशय की अंड कोशिका यानी मादा युग्म से संलयित हो जाता है और जनन कोशिकाओं के इस युग्मक अथवा निषेचन से युग्मनज बनाता है, जिसमें नर पौधे विकसित होने की क्षमता होती है। अतः परागकणों को पुंकेशन से वर्तिकाग्र तथा स्थानांतरण की आवश्यकता होती है। यदि परागकणों का यह स्थानांतरण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर होता है तो यह अनुशव परागण कहलाता है। परंतु एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प का स्थानांतरित होते हैं तो उसे परागकण परागगण कहते हैं। और एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक परागकणों का यह स्थानांतरण वायु, जल अथवा प्राणी जैसे वाहक द्वारा संपन्न होता है।
परागकण के उपयुक्त वर्तिकाग्र पर पहुंचने के पश्चात नर युग्मक को अंडाशय में स्थित मादा युग्मक तक पहुंचाना होता है। इसके लिए परागकण से नए नलिका विकसित होती है तथा वर्तिका से होती हुई बीजांड तक पहुंचती है और निषेचन के पश्चात युग्मनज में अनेक विभाजन होते हैं तथा बीजांड में भ्रूण विकसित होती है और बीजांड से एक कठोर आवरण विकसित होता है तथा यह बीज में परिवर्तित हो जाते हैं और अंडाशय से तीव्रता से वृद्धि करते हैं तथा परिपक्व होकर फल बनता है। और इस अंतराल में बाह्य दल, पंखुड़ी, पुकेसर, वर्तिका एवं वर्तिकाग्र प्रायः मुरझाकर गिर जाते हैं। क्या आपने कभी पुष्प के किसी भाग को फल के साथ अस्थायी रूप से जुड़े हुए देखा है? सोचिए, बीजों के बनने से पौधे को क्या लाभ है। बीज में भावी पौधा अथवा भ्रूण होता है जो उपयुक्त परिस्थितियों में नवोद्भिद में विकसित हो जाता है और इस प्रक्रम को अनुकरण कहते हैं। क्रियाकलाप देखें, तो चने के कुछ बीजों को एक रात तक जल में भिगो दीजिए और अधिक जल को फेंक दीजिए तथा भीगे हुए बीज को गीले कपड़े से ढककर एक दिन के लिए रख दीजिए। ध्यान रहे कि बीज सूखे नहीं। बीजों को सावधानी से खोलकर उसके विभिन्न भागों का परीक्षण कीजिए और अपने परीक्षण की तुलना चित्र 7.9 से कीजिए। क्या आप सभी भागों को पहचान सकते हैं? मानव में लैंगिक जनन देखें, जब तक हम विभिन्न स्पीसीज में जनन की विभिन्न प्रणालियों की चर्चा करते हैं, आइए अब हम उस स्पीसीज के विषय में जाने जिससे हमारी सर्वाधिक रुचि है और वह है मनुष्य। मानव में लैंगिक जनन होता है। यह प्रक्रम किस प्रकार कार्य करता है? आइए अब स्थूल रूप से एक असंबद्ध बिंदु से आरंभ करते हैं। हम सभी जानते हैं कि आयु के साथ साथ हमारे शरीर में कुछ परिवर्तन आते हैं। आपने पहले भी क्लास 8 में शरीर में होने वाले बदलावों के बारे में सीखा था। कक्षा 1 से 10 तक पहुँचते पहुँचते हमारी लंबाई एवं भाग बढ़ जाता है। हमारे दांत जो गिर जाते हैं दूध के दांत कहलाते हैं तथा नए दांत निकल आते हैं। इन सभी परिवर्तनों को नए सामान्य प्रक्रम में वृद्धि में समूहबद्ध कर सकते हैं जिसमें शारीरिक वृद्धि होती है, परंतु किशोरावस्था के प्रारंभिक वर्षों में कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं जिन्हें मात्र शारीरिक वृद्धि नहीं कहा जा सकता, जबकि शारीरिक सौष्ठव ही बदल जाता है। शारीरिक अनुपात बदलता है, नए लक्षण आते हैं तथा संवेदना में भी परिवर्तन होती हैं। इनमें से कुछ परिवर्तन तो लड़कियों में एक समान होते हैं। हम देखते हैं कि शरीर के कुछ नए भागों जैसे कि कांख एवं जांघों के मध्य जननांगी क्षेत्र में बाल गुच्छा निकल आते हैं तथा उनका रंग भी गाढ़ा हो जाता है और पैर, हाथ एवं चेहरे पर भी महीन रोम आ जाते हैं और त्वचा अक्सर तैलीय हो जाती है तथा कभी कभी मुहासे भी निकल जाते हैं और हम अपने और दूसरे के प्रति अधिक सजग हो जाते हैं। दूसरी ओर कुछ ऐसे भी परिवर्तन हैं जो लड़कों एवं लड़कियों में भिन्न होते हैं। लड़कियों में स्तन के आकार में वृद्धि होने लगती है तथा स्तनाग्र की त्वचा का रंग भी गहरा होने लगता है और इस समय लड़कियों में रजोधर्म होने लगता है और लड़कों के चेहरे पर दाढ़ी मूंछ निकल आती है तथा उसकी आवाज़ फटने लगती है। साथ ही दीवार स्पर्न अथवा रात्रि में शीशन भी अक्सर विवर्धन के कारण ऊर्ध्व हो जाते हैं और ये सभी परिवर्तन महीने एवं वर्षों की अवधि में मंद गति से होते हैं। ये परिवर्तन सभी व्यक्तियों में एक ही समय अथवा एक निश्चित आयु में नहीं होते। कुछ व्यक्तियों में ये परिवर्तन कम आयु में एवं तीव्रता से होती है, जबकि अन्य में मंद गति से होता है। प्रत्येक परिवर्तन तीव्रता से पूर्ण नहीं होते। उदाहरणतः लड़के के चेहरे पर पहले छितराए हुए से कुछ मोटे बाल परिलक्षित होते हैं तथा धीरे धीरे यह वृद्धि एक जैसी हो जाती है और फिर भी इन सभी परिवर्तनों में विभिन्न व्यक्तियों के बीच विविधता परिलक्षित होती है, जैसे कि हमारे नाक नक्श अलग अलग हैं और उसी प्रकार इन बालों की वृद्धि का पैटर्न, स्तन अथवा शीशन की आकृति एवं आकार भी भिन्न होती है। यह सभी परिवर्तन शरीर की लैंगिक परिपक्वता
के पहलू हैं। इस आयु में शरीर में लैंगिक परिपक्वता क्यों परिलक्षित होती है? हम बहुकोशिकीय जीवों में विशिष्ट कार्यों के संपादन हेतु विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं की आवश्यकता की बात कर चुके हैं। लैंगिक जनन में भाग लेने के लिए जनन कोशिकाओं का उत्पादन इसी प्रकार का एक विशिष्ट कार्य है तथा हम देख चुके हैं कि पौधे में भी इस हेतु विशेष प्रकार की कोशिकाएं एवं ऊतक विकसित होते हैं। प्राणियों जैसे कि मानव भी इस कार्य हेतु विशिष्ट ऊतक विकसित करता है। यद्यपि किसी व्यक्ति के शरीर में युवावस्था के आकार हेतु वृद्धि होती है, परंतु शरीर के संसाधन मुख्यतः इस वृद्धि की प्राप्ति के ओर लगे रहते हैं और इस प्रक्रम के चलते जनन ऊतक की परिपक्वता मुख्य प्राथमिकता नहीं होती। अतः जैसे जैसे शरीर की सामान्य वृद्धि दर धीमी होने शुरू होती है, जनन ऊतक परिपक्व होना प्रारंभ करते हैं और किशोरावस्था की इस अवधि को यौनारंभ कहा जाता है। अतः वे सभी परिवर्तन जिसकी हमने चर्चा की जनन क्रम से किस प्रकार संबंध है, हमें याद रखना चाहिए कि लैंगिक जनन प्रणाली का अर्थ है कि दो भिन्न व्यक्तियों की जनन कोशिकाओं का परस्पर संलयन। यह जनन कोशिकाओं के बाह्य मोचन द्वारा हो सकता है, जैसे कि पुष्पी पौधे में होता है, अथवा दो जीवों के परस्पर संबंध द्वारा जनन कोशिकाओं के आंतरिक हस्तांतरण द्वारा भी हो सकता है, जैसे कि अनेक प्राणियों में होता है। यदि जंतुओं को संगम के इस प्रक्रम में भाग लेना हो तो यह आवश्यक है कि दूसरे जीव उनकी लैंगिक परिपक्वता की पहचान कर सके। यौनारंभ की अवधि में अनेक परिवर्तन जैसे कि बालों का नवीन पैटर्न इस बात का संकेत है कि लैंगिक परिपक्वता आ रही है। और दूसरी ओर दो व्यक्तियों के बीच जनन कोशिकाओं के वास्तविक हस्तांतरण हेतु विशिष्ट अंत अथवा संरचना की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए शिशन के ऊर्ध्व होने की क्षमता और स्तनधारियों जैसे कि मानव में शिशु माँ के शरीर में लंबी अवधि तक गर्भस्थ रहता है तथा जन्म उपरांत स्तनपान करता है। इन सभी स्थितियों के लिए मादा के जननांगों एवं स्तन का परिपक्व होना आवश्यक है। आइए जनन तंत्र के विषय में जानें। नर जनन तंत्र देखें तो जनन कोशिका उत्पादित करने वाले अंग एवं जनन कोशिकाओं को निषेचन के स्थान पर पहुंचने वाला अंग संयुक्त रूप से नर जनन तंत्र बनते हैं। और नर जनन कोशिका अथवा शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है और यह उदर गुहा के बाह्य वृषण कोश में स्थिर होता है। इसका कारण यह है कि शुक्राणु उत्पादन के लिए आवश्यक ताप शरीर के ताप से कम होता है। और उसके बाद टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के उत्पादन एवं श्रवण में वृषण की भूमिका की चर्चा हम पिछले अध्याय में कर चुके हैं। शुक्राणु उत्पादन के नियंत्रण के अतिरिक्त टेस्टोस्टेरोन लड़कों में यौनावस्था के लक्षणों का भी नियंत्रण करता है। उत्पादित शुक्राणुओं का मोचन शुक्रवाहिकाओं द्वारा होता है। ये शुक्रवाहिका मूत्राशय से आने वाली नली से जुड़कर एक संयुक्त नली बनाती है। अतः मूत्र मार्ग शुक्राणुओं एवं मूत्र दोनों के प्रवाह के उभय मार्ग है। और प्रोस्टेट तथा शुक्राशय अपने श्रावण शुक्रवाहिकाओं में डालते हैं, जिससे कुछ शुक्राणु एक तरल माध्यम में आ जाते हैं और इसके कारण इनका स्थानांतरण सरलता से होता है। साथ ही यह स्राव उन्हें पोषण भी प्रदान करता है। शुक्राणु सूक्ष्म संरचनाएं हैं जिसमें मुख्यतः आनुवांशिक पदार्थ होते हैं तथा एक लंबी पूंछ होती है जो उन्हें मादा जनन कोशिकाएं की ओर तैरने में सहायता करती है। मादा जनन तंत्र देखें तो मादा जनन कोशिकाएं अथवा अंड कोशिका का निर्माण अंडाशय में होता है। वे कुछ हार्मोन भी उत्पादित करती हैं। चित्र 7.11 को ध्यानपूर्वक देखिए तथा मादा जनन तंत्र के विभिन्न अंगों को पहचानिए। लड़की के जन्म के समय ही अंडाशय के हजारों परिपक्व अंड होते हैं और यौनारंभ में उनमें से कुछ परिपक्व होने लगते हैं। दो में से एक अंडाशय द्वारा प्रत्येक माह एक अंड परिपक्व होता है। महीन अंडवाहिका अथवा फैलोपियन ट्यूब द्वारा यह अंडकोशिका गर्भाशय तक ले जाए जाते हैं। दोनों अंडवाहिकाएं संयुक्त होकर एक लचीली एनोथेलेनोमा संरचना का निर्माण करती है और जिसे
गर्भाशय हो कहते हैं। और गर्भाशय ग्रीवा द्वारा योनि में खुलता है और मैथुन के समय शुक्राणु योनि मार्ग से स्थापित होते हैं, जहाँ से ऊपर की ओर यात्रा करके वे अंडवाहिका तक पहुँच जाते हैं और जहाँ अंड कोशिका से मिल सकते हैं। निषेचित अंडा विभाजित होकर कोशिकाओं की गेंद जैसे संरचना या भ्रूण बनाता है और भ्रूण गर्भाशय में स्थापित हो जाता है, जहाँ यह लगातार विभाजित होकर वृद्धि करता है तथा अंगों का विकास करता है। हम पहले पढ़ चुके हैं कि माँ का शरीर गर्भधारण एवं उसके विकास के लिए विशेष रूप से अनुकूलित होता है, अतः गर्भाशय प्रत्येक माह भ्रूण को ग्रहण करने एवं उसके पोषण हेतु तैयार करता है। उसकी आंतरिक परत मोटी होती जाती है तथा भ्रूण के पोषण हेतु रुधिर प्रवाह भी बढ़ जाता है। भ्रूण को माँ के रुधिर से ही पोषण मिलता है और इसके लिए एक विशेष संरचना होती है जिसे प्लेसेंटा कहते हैं और यह एक तस्तरी नुमा संरचना है जो गर्भाशय की भित्ति में धसी होती है। इसमें भ्रूण की ओर इसके ऊतक में प्रवर्ध होते हैं। माँ के ऊतकों में रक्त स्थान होते हैं जो प्रवर्ध को आच्छादित करते हैं। यह माँ से भ्रूण को ग्लूकोज, ऑक्सीजन तथा अन्य पदार्थों के स्थानांतरण हेतु एक बृहद क्षेत्र बनाते हैं। विकासशील भ्रूण द्वारा अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होते हैं जिनका निपटान उन्हें प्लेसेंटा के माध्यम से माँ के रुधिर में स्थानांतरण द्वारा होता है। माँ के शरीर में गर्भ को विकसित होने में लगभग 9 माह का समय लगता है। गर्भाशय की पेशियों के लयबद्ध संकोचन से शिशु का जन्म होता है। क्या होता है जब अंड का निषेचन नहीं होता? यदि अंडकोशीय का निषेचन नहीं होता है तो यह लगभग 1 दिन तक जीवित रहती है, क्योंकि अंडाशय प्रत्येक माह एक अंड का मोचन करता है। अतः निषेचित अंड की प्राप्ति हेतु गर्भाशय भी प्रति माह तैयारी करती है। अतः इसकी अंतःभित्ति मांसल एवं स्पोजी हो जाती है। यह अंड के निषेचन होने की अवस्था में उनके पोषण के लिए आवश्यक है, परंतु निषेचन न होने की अवस्था में इस परत की भी आवश्यकता नहीं रहती। अतः यह परत धीरे धीरे टूटकर योनि मार्ग से रुधिर एवं मयूकर्ष के रूप में निष्कासित होती है। इस चक्र में लगभग 1 मास का समय लगता है और इसे ऋतुस्राव तथा रजोधर्म कहते हैं। इसकी अवधि लगभग 2 से 8 दिनों की होती है। जनन अवस्था देखें, जैसे कि हम देख चुके हैं कि लैंगिक परिपक्वता एक क्रम है तथा यह उस समय होता है जब शारीरिक वृद्धि भी होती रहती है। अतः किसी सीमा यानी आंशिक रूप से तक लैंगिक परिपक्वता का अर्थ यह नहीं है कि शरीर अथवा मस्तिष्क जनन क्रिया अथवा गर्भधारण युग हो गए हों। हम यह निर्णय किस प्रकार ले सकते हैं कि शरीर एवं मस्तिष्क इस मुख्य उत्तरदायित्व के युग हो गए हैं? इस विषय पर हम सभी किसी न किसी प्रकार का दबाव है और इस क्रिया के लिए हमारे मित्रों का दबाव भी हो सकता है कि भले ही हम चाहें या ना चाहें। विवाह एवं संतान उत्पत्ति के लिए पारिवारिक दबाव भी हो सकते हैं। संतान उत्पत्ति से बचकर रहने का सरकारी तंत्र की ओर से भी दबाव हो सकता है। जैसे अव्यवस्था में कोई निर्णय लेना काफ़ी मुश्किल हो सकता है और यौन क्रियाओं के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव के विषय में भी हमें सोचना चाहिए। हम क्लास 9 में पढ़ चुके हैं कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को रोगों का संचरण अनेक प्रकार के हो सकते हैं, क्योंकि यौन क्रिया में प्रगाढ़ शारीरिक संबंध स्थापित होते हैं और अतः इससे आश्चर्य की कोई बात नहीं है कि अनेक रोगों का लैंगिक संचरण भी हो सकता है। इसमें जीवाणु जनित जैसे गोनेरिया तथा सिफिलिस एवं वायरस संक्रमण जैसे मस्सा तथा एड्स शामिल है और लैंगिक तथा HIV एड्स शामिल है तथा लैंगिक क्रियाओं के दौरान क्या इन रोगों के संचरण का निरोध संभव है? शिशन के लिए आवरण अथवा कंडोम के प्रयोग से उनमें से अनेक रोगों के संचरण का कुछ सीमा तक निरोध संभव है। यौन यानी लैंगिक क्रियाएं द्वारा गर्भधारण की संभावनाएं सादा ही बनी रहती है। गर्भधारण की अवस्था में स्त्री के शरीर एवं संभावनाओं की मांग एवं आपूर्ति बढ़ जाती है एवं यदि वह इसके लिए तैयार
तैयार नहीं है तो इसका उसके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। अतः गर्भधारण रोकने के लिए अनेक तरीके खोजे गए हैं। यह गर्भरोधी तरीके अनेक प्रकार के हो सकते हैं। एक तरीका यांत्रिक अवरोध का है जिससे शुक्राणु अंड कोशिका तक न पहुंच सके और शिशन को ढकने वाले कमोड अथवा योनि में रखने वाले अनेक युक्तियों का उपयोग किया जा सकता है। दूसरी तरीका शरीर में हार्मोन संतुलन के परिवर्तन का है जिसमें अंड का मोचन ही नहीं होता, अतः निषेचन नहीं हो सकता है। ये दवाएं सामान्यतः गोलियों के रूप में ली जाती है, परंतु ये हार्मोन संतुलन को परिवर्तित करती है, अतः उनके कुछ विपरीत प्रभाव भी हो सकते हैं। गर्भधारण रोकने के लिए कुछ अन्य युक्तियाँ जैसे कि लूप अथवा कॉपर टी को गर्भाशय में स्थापित करके भी किया जा सकता है, परंतु गर्भाशय के उत्तेजन से भी कुछ विपरीत प्रभाव भी हो सकते हैं। यदि पुरुष की शुक्राणु वाहिकाओं को अवरुद्ध कर दिया जाए तो शुक्राणुओं का स्थानांतरण रुक जाएगा। यदि स्त्री की अंडवाहिकाओं अथवा फैलोपियन नलिका को अवरुद्ध कर दिया जाए तो अंड यानी डिंब गर्भाशय तक नहीं पहुंच सकेगा। दोनों ही अवस्थाओं में निषेचन नहीं हो पाएगा और शल्य क्रियाएं तकनीक द्वारा इस प्रकार के अवरोध उत्पन्न किए जा सकते हैं। यद्यपि शल्य तकनीक भविष्य के लिए पूर्णतः सुरक्षित है, परंतु असावधानी पूर्वक की गई शल्य क्रियाएं से संक्रमण अथवा दूसरी समस्या भी उत्पन्न हो सकती है। शल्य क्रियाएं द्वारा अनचाहे गर्भ को हटाया भी जा सकता है। इस तकनीक का दुरुपयोग उन लोगों द्वारा किया जा सकता है जो किसी विशेष लिंग का बच्चा नहीं चाहते हैं। जैसा गैर कानूनी कार्य अधिकतर मादा गर्भ के चयनात्मक गर्भपात हेतु किया जा सकता है। एक स्वस्थ समाज के लिए मादा नर लिंग अनुपात बनाए रखना आवश्यक है। यद्यपि हमारे देश में भ्रूण लिंग निर्धारण एवं कानून अपराध है। हमारे समाज की कुछ इकाइयों में मादा भ्रूण के निर्मम हत्या के कारण हमारे देश में शिशु लिंग अनुपात तीव्रता से घट रहा है, जो चिंता के विषय है। हमने पहले देखा कि जनन एक ऐसे प्रक्रम है जिसके द्वारा जीव अपनी समष्टि के वृद्धि करते हैं। एक समष्टि में जन्म दर एवं मृत्यु दर उनके आकार का निर्धारण करते हैं और जनसंख्या का विकास आकार बहुत लोगों के लिए चिंता का विषय है। इसका मुख्य कारण यह है कि बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण प्रत्येक व्यक्ति के जीव स्तर में सुधार लाना दुष्कर कार्य है। यदि सामाजिक समानताएं हमारे समाज के निम्न जीवन स्तर के लिए उत्तरदायी है तो जनसंख्या के आकार का महत्व इसके लिए अपेक्षाकृत कम हो जाता है। यदि हम अपने आसपास देखें तो क्या आप जीवन के निम्न स्तर के लिए उत्तरदायी सबसे महत्वपूर्ण कारण की पहचान कर सकते हैं? प्रश्न उठता है कि परागण क्रियाएं निषेचन से किस प्रकार भिन्न है और शुक्राशय एवं प्रोस्टेट ग्रंथि की क्या भूमिका है। उसके बाद प्रश्न है यौनारंभ के समय लड़कियों में कौन से परिवर्तन दिखाई देते हैं। उसके बाद है माँ के शरीर में गर्भस्थ भ्रूण को पोषण किस प्रकार प्राप्त होता है। उसके बाद प्रश्न है यदि कोई महिला कॉपर टी का प्रयोग करती रही तो क्या यह उसकी यौन संचारित रोगों से रक्षा करेगा। अभी तक हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि अन्य जीव प्रक्रमों के विपरीत किसी जीव के अपने अस्तित्व के लिए जनन आवश्यक नहीं है और उसके बाद जनन में एक कोशिका द्वारा डीएनए प्रतिकृति का निर्माण तथा अतिरिक्त कोशिकीय संगठन का सृजन होता है। उसके बाद देखा विभिन्न जीवों द्वारा अपनाए जाने वाले जनन की प्रणाली उनके शारीरिक अभिकल्प पर निर्भर करता है। उसके बाद खंडन विधि में जीवाणु एवं प्रोटोजोआ को कोशिका विभाजित होकर दो या अधिक संतति कोशिका का निर्माण करती है। उसके बाद देखा कि यदि हाइड्रा जैसे जीवों का शरीर कई टुकड़ों में विलय हो जाए तो प्रत्येक भाग में पुनरुद्भवन द्वारा नए जीव विकसित हो जाते हैं और इनमें कुछ मुकुल भी उभर कर नए जीवों में विकसित हो जाते हैं। उसके बाद कुछ पौधों में कायिक प्रवर्धन द्वारा जड़ तना अथवा पत्ती से नए पौधे विकसित होते हैं। उसके बाद उपर्युक्त अलैंगिक जनन के उदाहरण है जिसमें संतति की उत्पत्ति एक एकल जीव द्वारा होती है। उसके बाद लैंगिक जनन में संतति उत्पन्न हेतु दो जीव भाग लेते हैं। उसके बाद देखा कि डीएनए प्रतिकृति की तकनीकी से विभिन्नताएं उत्पन्न होती है जो स्पीसीज के अस्तित्व के लिए लाभप्रद है। लैंगिक जनन द्वारा अधिक विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। उसके बाद पुष्पी पौधे में जन्म प्रक्रम में परागण
परागकोशी से स्त्री केशर के वर्तिकाग्र तथा स्थानांतरित होते हैं, जिसे परागण कहते हैं, और इसका अनुगमन निषेचन द्वारा होता है। उसके बाद देखा यौनारंभ के में शरीर में अनेक परिवर्तन आते हैं, और उदाहरण के लिए लड़कियों में स्तन का विकास तथा लड़कों के चेहरे पर नए बालों का आना लैंगिक परिपक्वता के चिन्ह है। और मानव में नर जनन तंत्र में वृषण, शुक्राणुवाहिका, शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि, मूत्र मार्ग तथा शीर्षण होते हैं। वृषण शुक्राणु उत्पन्न करते हैं। उसके बाद देखा कि मानव के मादा जनन तंत्र में अंडाशय, डिंबवाहिनी, गर्भाशय तथा योनि पाए जाते हैं। उसके बाद देखा कि मानव में लैंगिक जनन प्रक्रियाओं में शुक्राणुओं का स्त्री की यौन में स्थानांतरण होते हैं तथा निषेचन डिंबवाहिनी में होते हैं। उसके बाद देखा कि गर्भ निरोधी युक्तियाँ अपनाकर गर्भधारण रोका जा सकता है। कंडोम, गर्भ निरोधी गोलियाँ, कॉपर टी तथा अन्य युक्तियाँ इसके उदाहरण हैं।